Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो रेमेडियल ग्रामर के लिए है और रेमेडियल ग्रामर में आज का टॉपिक है द यूज ऑफ प्रोनाउन इट एंड दिस। इट और दिस के विषय में बहुत ज़्यादा लोगों को या बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए आज प्रोनाउन इट और दिस के विषय में हम बात कर रहे हैं। It pronoun it is used in the following cases। इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि चूंकि ये सिर्फ इट और दिस पढ़ा रहा हूँ, बीच में ही मैं बात कर रहा हूँ, तो यह ध्यान रखेंगे कि इट का प्रयोग जहाँ भी होगा वहाँ पहले किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम आएगा और उसके बाद इट का प्रयोग होता है। डायरेक्ट इट का प्रयोग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसी नाउन की जगह पर आता है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि किस नाउन की जगह पर ये प्रोनाउन आ रहा है। तो इसलिए पहले जिस चीज के लिए इट का प्रयोग हुआ है पहले उसका नाम आता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे प्रोनाउन इट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। फॉर पॉइंट ए, फॉर इनएनिमेट थिंग्स। इनएनिमेट थिंग्स मतलब लाइफलेस थिंग्स, यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए, जिन वस्तुओं में जान नहीं है, उनके विषय में यदि हमको कोई प्रोनाउन यूज करना है तो उनके लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं, या उनके लिए इट को हम प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। तो इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर हाउस। दिस इज योर हाउस, यहाँ पर हाउस जो है वो एक नाउन है और इसके लिए ये लाइफलेस यानी कि इनएनिमेट नाउन है, नॉन लिविंग नाउन है। एंड इसके लिए अब इट इज ए बिग हाउस। अब इसी हाउस के लिए हमको अगले सेंटेंस में किसी प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, तो हम इस हाउस को इट कह करके संबोधित करते हैं। इट इज अ बिग हाउस, यानी ये जो इट है वो क्या है? योर हाउस। या योर हाउस को हमने क्या कहा? इट इज अ योर बिग हाउस, मतलब योर हाउस इज अ बिग हाउस हमको कहना है। तो योर हाउस इज अ बिग हाउस की जगह हमने कहा इट इज ए बिग हाउस। पॉइंट बी में फॉर स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स के लिए भी हम इसी प्रकार से यूज करते हैं जैसे हमने हाउस के लिए यूज किया। देयर इज अ पैरट, तो यहाँ पैरट आ गया। अब मैं कहना चाहता हूं पैरट इज ग्रीन, तो पैरट इज ग्रीन, चूंकि पैरट या पहले आ गया और देयर इज अ पैरट, तो पैरट पहले आ गया। पैरट मेरे आंखों के सामने है अब, तो अब मैं इसको पैरट कहकर ना संबोधित करूं, बल्कि अच्छा होगा कि मैं उसके लिए इट वर्ड यूज करूं। तो इट इज ग्रीन, मैं कहना तो यही चाहता हूं देयर इज अ पैरट, पैरट इज ग्रीन, और दैट पैरट इज ग्रीन। तो मैं उसको दैट पैरट कहने के बजाय क्या कहता हूं? इट इज ग्रीन। इसी तरह से आई हैव अ डॉग, फिर उसके बाद कहता हूं कि माई डॉग इज वेरी एक्टिव, मैं कहना चाहता हूं। तो बार बार डॉग डॉग न कह करके मैं कहता हूं इट इज वेरी एक्टिव। तो इस इट का मतलब क्या होता है? माई डॉग इज वेरी एक्टिव। आई हैव अ डॉग एंड दिस डॉग इज वेरी एक्टिव, मैं ये कहना चाहता हूं। तो एंड दिस डॉग के लिए मैं यहाँ क्या वर्ड यूज कर लेता हूं? इट यूज कर लेता हूं। तो इस तरह से स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स के लिए इट का यूज यहाँ पर होता है, देख सकते हैं। इसी तरह से देयर इज, अगर पैरट की जगह हम कह देते हैं देयर इज एन आंट, इट इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ इंसेक्ट्स के लिए भी हो गया। देयर इज अ स्नेक, इट इज ब्लैक इन कलर, यहाँ रेप्टाइल के लिए यूज हो गया, मतलब स्मॉल एनिमल के लिए यूज हो गया। तो ऐसे हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं इट का प्रयोग। पॉइंट सी में फॉर वेरी लिटिल चिल्ड्रन के लिए भी, लिटिल चिल्ड्रन जिनको हमने मतलब यह घोषित नहीं किया होता बेटा बेटी के रूप में या लड़का लड़की के रूप में, जिनको हमने घोषित नहीं करते हैं और वो बहुत छोटे होते हैं, बेबी कह करके हम उनको घोषित करते हैं, मतलब संबोधित करते हैं।
तो ऐसे संबोधन के लिए, ऐसे बच्चों के लिए इट और इट्स का यूज करते हैं। द चाइल्ड हैज वेटेड इट्स नैपकिन, तो यहाँ हमने चाइल्ड कहा है और चाइल्ड ने अब अपनी नैपकिन वेट कर ली है, हम यह हम कह रहे हैं। तो इस चाइल्ड के लिए यहाँ पर देखिए पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इट्स का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हम कह सकते हैं चाइल्ड, देयर इज चाइल्ड इन द क्रेडल, इट इज वीपिंग। I see a child in a cradle, it is very beautiful, है ना। तो इट इज वेरी क्यूट। तो इस तरह से चाइल्ड के विषय में भी, मतलब जिनको हम बहुत बेबी या स्मॉल चाइल्ड ही मतलब संबोधित करते हैं, तो उनके लिए हम इट का यूज करते हैं। मतलब बहुत छोटा बच्चा है और उसके लिए हम चाइल्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, बेटा बेटी नहीं कह रहे हैं, तो फिर या बॉय गर्ल नहीं कह पा रहे हैं और कहते नहीं है छोटे बच्चों के लिए, तो जिनके लिए हम बॉय गर्ल यूज नहीं करते हैं उनके लिए हम और चाइल्ड कह करके यूज कर रहे हैं, तो हम उसके लिए इट वर्ड का यूज या प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। डी, for such statements as have already been referred to earlier। देखिए यहाँ भी हमने इट जहां भी हम यूज कर रहे थे उन्हीं नाउन्स के लिए यूज कर रहे थे जिनको हम रेफर कर चुके हैं, यानी जिनको हम पहले संबोधित कर चुके हैं, जिनके विषय में कोई हम बात कर चुके, उसी के लिए हम इट यूज कर रहे थे। यहाँ पैरट के लिए यूज किया है तो उसके लिए हमने पैरट शब्द पहले आया है तब हम इट कह रहे हैं, यहाँ डॉग पहले आया है तब हम इस सेंटेंस में इट कह रहे हैं, यहाँ पे चाइल्ड पहले आया है तब उसको पजेसिव केस में इट्स कह रहे हैं। तो यह तो पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी नाउन को पहले जब हम रेफर कर चुके हैं या इसको हम संबोधित कर चुके हैं या उसके विषय में कोई बात कर चुके हैं, तभी उसके लिए हम कोई प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, ये तो मैंने इसके बहाने आपको रिवीजन कराने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फॉर सच स्टेटमेंट्स एज हैव ऑलरेडी बीन रिफर्ड टू। तो जिस तरह से यहाँ किसी नाउन को हम पहले रेफर कर चुके हैं और उसके बाद उसके लिए हम यहाँ प्रोनाउन यूज करते हैं, अगली बार हम उसको रेफर करना चाहते तो प्रोनाउन यूज करते हैं। इसी तरह से हम जब कोई एक स्टेटमेंट का मतलब है पूरा सेंटेंस से होता है, तो स्टेटमेंट का मतलब है कोई पूरा का पूरा सेंटेंस। तो पूरा का पूरा सेंटेंस अगर कोई पहले कहा जा चुका है और फिर उसी सेंटेंस के विषय में आगे कोई बात कही जाती है या उसी सेंटेंस को हम आगे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसको पूरे के पूरे सेंटेंस को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो कि पहले ऑलरेडी कहा जा चुका है, जैसे यहाँ डॉग के विषय में कहा जा चुका है तो फिर हम डॉग नहीं लिखना उचित समझते। फिर अगर हम डॉग यहाँ एक बार कह करके फिर आगे डॉग 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 जो भी कुछ कहते हैं उसमें डॉग 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 कहेंगे तो कोई हमको मूर्ख बताएगा। इसी तरह से यहाँ भी किसी सेंटेंस को जब हम पहले कह चुके हैं और उसको अब हम आगे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना है, तब हम उस पूरे सेंटेंस के लिए इट शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ही इज गिविंग अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड ही नोज इट, तो ही इज गिविंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये क्या है, पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है, पूरा का पूरा सेंटेंस है। यहां हमने कह दिया एंड ही नोज इट, तो नोज क्या, ही नोज दैट ही इज गिविंग अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस हम कहना चाहते हैं कि वह जानता है कि वह गलत स्टेटमेंट दे रहा है या प्रस्तुत कर रहा है। तो जब इस पूरे के पूरे सेंटेंस को हम यहाँ नोज का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, ही नोज दैट ही इज गिविंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये हम पूरा यहाँ नोज के बाद कहना चाहते हैं, तो जो कि हम ऑलरेडी पहले यहाँ कह चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ नोज के बाद इसको पूरे सेंटेंस को न कह करके उसकी जगह हम इट लिख देते हैं। इसी तरह से ही डिजर्व्ड हिज डिमोशन एंड ही न्यू इट, तो यहाँ भी ही डिजर्व्ड हिज डिमोशन, यहाँ हमने कोई स्टेटमेंट दे दिया और हम कहना चाहते कि वह जानता था, ही न्यू दैट ही डिजर्व्ड हिज डिमोशन, हम यह कहना चाहते हैं ही न्यू दैट ही डिजर्व्ड हिज डिमोशन, ये हम कहना चाहते हैं।
तो चूंकि पहले ही हमने ये स्टेटमेंट या दे दिया है, कह दिया है, तो इसलिए अब इसको हम बार बार कहेंगे। अगर हम ऐसे कहेंगे ही डिजर्व्ड हिज डिमोशन एंड ही न्यू दैट ही डिजर्व्ड हिज डिमोशन, तो एक ही सेंटेंस दो बार आ गया। इससे हमको कोई भी मूर्ख बताएगा, तो हम और कोई भी व्यक्ति अपने आप को मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता। तो इसलिए इस पूरे सेंटेंस को हम यहाँ न्यू के बाद कहें, उससे बढ़िया देखिए कितना अच्छा हमारे पास ऑप्शन है कि इट कह करके पूरा ही हमने वो इतना लंबा लिखना, टाइम खर्च करना और पूरा कागज इतना या इतना स्पेस खर्च करना, वो सब हमने इट कह करके बचा लिया और मूर्ख भी नहीं हम कहलाए। तो इसलिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, यानी कि किसी पूरे के पूरे सेंटेंस के को आगे अगर हमें किसी कहीं ऑब्जेक्टिव केस में या किसी सब्जेक्टिव केस में या किसी भी केस में आगे हमें उसको रिपीट करना है, तो उसको रिपीट करने के बजाय उसके लिए हम इट कह करके बात खत्म कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह से फॉर द इमेजिनरी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टू बी, तो इमेजिनरी सब्जेक्ट टू बी वाइल इट्स रियल सब्जेक्ट कम्स लेटर, जबकि इसका असली सब्जेक्ट मतलब बाद में आता है। फॉर द इमेजिनरी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टू बी का मतलब होता है इज एम आर वॉज वर, तो वॉज इज एम आर वॉज वर के इमेजिनरी सब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के लिए भी हम इट का यूज करते हैं और कहते हैं व्हाइल इट्स रियल सब्जेक्ट कम्स लेटर, जबकि जो इज एम आर वॉज वर यानी टू बी का जो सब्जेक्ट है, जबकि वो उसके बाद में आ रहा हो, तब हम उसके लिए इमेजिनरी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा फिर से एक बार पढ़ लीजिए, फॉर द इमेजिनरी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टू बी, यानी वर्ब टू बी मतलब इज एम आर वॉज वर के इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, यानी जो हमारी इमेजिनेशन में है और इसको हम प्रकट नहीं कर सकते या कर रहे, तो उस सब्जेक्ट के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। और यह क्यों इस काल्पनिक सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों करते हैं? वाइल इट्स रियल सब्जेक्ट कम्स लेटर, जबकि इज का जो रियल सब्जेक्ट है वो बाद में आ रहा हो। यानी कुछ केसेस में हम इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं कि इज जो है इज एम आर, एम तो नहीं लेकिन इज आर है ना, और आर भी नहीं होगा क्योंकि जो सेंटेंसेस जब क्लॉज कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है तो उसके लिए हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज को देखते हुए इज हो सकता है या वॉज हो सकता है, आर या वर तो हो नहीं सकता। तो इसलिए इज या वॉज कहिए, यहां पर इज और वॉज का जब असली सब्जेक्ट उसके बाद में आ रहा हो, तब हमको इज से पहले इमेजिनरी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। वह इसलिए पड़ती है क्योंकि वर्ब के बिना मतलब सब्जेक्ट के कोई वर्ब नहीं लिखी जा सकती। ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है कि किसी सब्जेक्ट के बिना कोई वर्ब लिखी जा सके। यहां तक कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी हम यह बोलते कम हियर, गो देयर, डू दिस वर्क, डू दैट वर्क, इस तरह से हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करके सेंटेंस में सबसे पहले हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं उसमें। तो उसमें भी जो सब्जेक्ट यू होता है वह हिडन होता है। जब हम कहते हैं कम हियर तो वहां अंडरस्टूड होता है वर्ड यू। इसका मतलब यह है कि बिना सब्जेक्ट के हम कोई वर्ब नहीं लिख सकते और जब तक उसका सब्जेक्ट नहीं होगा तब तक वह वर्ब मान्य भी नहीं होगी। तो कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट अब चूंकि बाद में आ रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, कैसे उस सेंटेंस को लिखा जाए? तब ऐसी स्थिति में इमेजिनरी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग यहां हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज सर्टन दैट ही विल कम, तो वास्तव में क्या है? दैट ही विल कम इज सर्टन। सेंटेंस ये है, इज का वास्तविक सब्जेक्ट है दैट ही विल कम, और यह सेंटेंस इस तरह से है
दैट ही विल कम इज सर्टन। लेकिन अब चूंकि यहां पर दैट हम इज से पहले लगा देंगे तो फिर हमको और ज्यादा कोई बेवकूफ कहेगा, क्योंकि वहां पर जो है दैट का कोई प्रयोग नहीं होता है। तो हम कहेंगे ही विल कम इज सर्टन, तो ये थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा अर्थ की दृष्टि से ऑड हो जाएगा। यहां दैट ही विल कम, इस सेंटेंस को यहां पर लिखकर हम ये जो सर्टन है, जो एडजेक्टिव है सर्टन, इसको हम क्वालिफाई करके इसको एडवर्ब बना रहे हैं इस सेंटेंस को। इट इज सर्टन में दैट ही विल कम, इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिखकर दैट ही विल कम के माध्यम से इस सर्टन को हम एक तरह से इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और इसको हम वैल्यूएबल बना रहे हैं और इसको एक तरह से हम एम्फसाइज कर रहे हैं। तो इसलिए इस सेंटेंस को यहां लिखना जरूरी है, जबकि ये सेंटेंस क्या है, इज का सब्जेक्ट है। तो अब जब इस सेंटेंस को यहां लिखेंगे तो फिर यहां क्या लिखेंगे, ऐसी स्थिति के उपचार के लिए हमेशा ये होता है कि इसमें हम इट को सब्जेक्ट बना करके और फिर ये बात यहां हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया, इज हो गया, इज के बाद यहाँ ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव को एम्फसाइज एक तरह से करने के लिए दैट ही विल कम, ये जो इसका वास्तविक सब्जेक्ट था वो यहां आ गया। अब चूंकि यहां आ गया तो फिर इसलिए हमने इट को एक इमेजिनरी सब्जेक्ट के रूप में यहां यूज कर लिया। सो इट इज सर्टन दैट ही विल कम। इसी तरह से इट इज इजी टू फाइंड इट्स सोल्यूशन, इट इज डाउटफुल वेदर ही विल सक्सीड। तो यहां पर देखिए हमने इट का यूज इस तरह से कर लिया और यहाँ तीनों में एडजेक्टिव आ रहा है, यह देखिए। और एडजेक्टिव आने के बाद क्या है, जो इसके बाद वाली जो क्लॉज है या सेंटेंस है वो इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरह से अब जैसे इट इज इजी, व्हाट इज इजी, टू फाइंड इट्स सोल्यूशन, टू फाइंड इट्स सोल्यूशन इज इजी, ये सेंटेंस ऐसे है। लेकिन अगर इस तरह से कहा जाएगा तो फिर इजी को जिस तरह से यहां पर बल मिल रहा है वह नहीं मिल पाएगा। यानी हम यहाँ इंपॉर्टेंस इजी को और सर्टन को दे रहे हैं, यहाँ डाउटफुल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो डाउटफुल को इंपॉर्टेंस देने के लिए के बाद ही हम उससे संबंधित कोई बात कहना चाहिए। तो इसलिए इट इज इजी टू फाइंड इट्स सोल्यूशन, इसलिए इस स्ट्रक्चर में बात कही जा रही है। अन्यथा टू फाइंड इट्स सोल्यूशन इज इजी ऐसे कहा जा सकता है। इसी तरह से ही विल सक्सीड इज डाउटफुल ऐसे कहा जा सकता है। लेकिन हम चूंकि डाउटफुल को यहाँ एम्फोसाइज कर रहे हैं या इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए इट इज डाउटफुल वेदर ही विल सक्सीड, इस सेंटेंस को ऐसे, तो ही विल सक्सीड इज डाउटफुल ऐसे न कह करके इट इज डाउटफुल, यानी कि डाउटफुल वेदर ही विल सक्सीड ये कह रहे हैं। तो इसलिए इज का जो सब्जेक्ट हमको चाहिए, हम यहाँ इट को सब्जेक्ट बना रहे हैं और ये इनका यहाँ वास्तव में कोई मतलब नहीं है। यहाँ इट इज इक्वल टू वेदर ही विल सक्सीड ये है। तो इस तरह से हम ये इट को जो है इमेजिनरी सब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पर यूज करते हैं। पॉइंट एफ, फॉर लेइंग एम्फोसिस ऑन सम नाउन और प्रोनाउन विच कम्स आफ्टर इट, जो इसके मतलब जो नाउन और प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए जो आफ्टर इट के बाद में आता है, उस नाउन और प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए या ले एम्फोसिस ऑन उसके ऊपर उस मतलब इम्पोर्टेंस देने के लिए भी हम यहाँ इस तरह से इट का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर इट वॉज यू हु फर्स्ट मेड द ऑफर। तो इसको पहले तो एम्फोसिस कैसे हो रहा है, इसके हिंदी ट्रांसलेशन क्या है ये भी आप समझिए। जब हम ऐसे कैसे, ये तुम ही तो थे जो तुमने हमसे ऐसे कहा था, वही तो था, उसी ने तो हमसे ऐसे कहा था, मैंने ही तो तुमसे इस काम को करने के लिए कहा था। तो जब हम इस तरह से मैंने ही तो एक्चुअली मैं जाता तो हूं, वह पढ़ता तो है, मैंने खाया तो था, तुम आना जरूर। तो इस तरह के जो हिंदी में सेंटेंसेस होते हैं ये इनको
एम्फसाइज करने वाला सेंटेंस कहते हैं। तो मैंने ही तो कहा था, तो मैंने ही तो कहा था, तुमने ही तो कहा था कि तुम दिल्ली चले जाओ, या तुम ही ने तो कहा था कि मैं इस काम को कर लूं। तो यहाँ पर तुमने ही तो कहा था, यानी यहाँ तुमको हम एम्फसाइज कर रहे हैं, यानी तुम्हारे अलावा किसी और ने तो नहीं कहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस का इंग्लिश में हालांकि ट्रांसलेशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी कहा तो ऐसे ही जाएगा कि ऐसे सेंटेंसेस का जो ट्रांसलेशन होता है, या ऐसे हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश के भी सेंटेंसेस एम्फसाइज करने वाले होते हैं। तो उनके लिए यहाँ जो स्ट्रक्चर होता है वह देखिए, इट के बाद में वॉज या वर, जो भी कुछ मतलब जो भी अकॉर्डिंग टू मतलब इट अकॉर्डिंग टू टाइम वॉज है तो पास्ट की बात है तो हम वॉज कहते हैं, और प्रेजेंट के लिए है तो हम इज कहेंगे। तो यहाँ पर इट वॉज आ रहा है, चूंकि ये जो सब्जेक्ट, ये जो वर्ब है ये इट के अकॉर्डिंग आएगी तो ये सिंगुलर ही होगी, प्लूरल नहीं होगी यहाँ भी। तो इट वॉज यू हु फर्स्ट मेड द ऑफर। तो ये तुम ही तो थे जिसने पहले ऑफर किया था। तो इस तरह का सेंटेंस कहने के लिए हमने कहा इट वॉज यू। तो अब चूंकि इसको एम्फसाइज कैसे करें, अगर यू मेड द ऑफर फर्स्ट तो फिर हमने एम्फसाइज कहां किया, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, तुमने पहला ऑफर किया था। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये एम्फसाइजिंग नहीं हुई, इसमें हमने एम्फसाइज नहीं कर पाए हम इसको। जैसे हिंदी में हमने कहा तुम ही तो थे, या तुमने ही तो कहा था, तो ही तो शब्द लगा करके हमने तुमने कहा था, ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गया। तुमने भेजा था, जनरल स्टेटमेंट हो गया। तुमने पूछा था, जनरल स्टेटमेंट हो गया। तुमने समझाया था, जनरल स्टेटमेंट हो गया। इसमें कोई खास क्रेडिट किसी व्यक्ति को नहीं जाता। लेकिन अगर मैं कहता हूं तुमने ही तो मुझे यह काम करने भेजा था, यानी अगर मेरे इस काम को करने से कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आप जिम्मेदार हैं। तो एम्फसाइज करने का अर्थ यह होता है, ठीक है। तुमने मुझसे कहा था, तो यहां पर आप जिम्मेदार नहीं हुए किसी काम के लिए। लेकिन अगर मैं कहता हूं तुमने ही तो मुझे भेजा था, तुमने ही तो मुझे समझाया था, तुमने ही तो मुझे उकसाया था कि तुम इनको फला व्यक्ति को गाली दो, फला पार्टी को गाली दो, मैंने दे दी। इसका मतलब अगर फला पार्टी को या फला व्यक्ति को गाली देना बुरी बात है तो उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं, आप दोषी है। तो यहाँ इसको हम एम्फसाइजिंग करना कहते हैं। एम्फसाइजिंग हमको समझना चाहिए कि एम्फसाइजिंग का अर्थ क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा कि इस सेंटेंस की जरूरत क्या है। तो जब हमने कहा तुमने ही तो कहा था या तुमने ही तो भेजा था, तो ये ही तो शब्द जो है इसको एम्फसाइज करता है। तो अब हमको अंग्रेजी में इसको करना है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वर्ब का ऑब्जेक्ट, जिस नाउन या प्रोनाउन को हम एम्फसाइज करना चाहते हैं उस नाउन या प्रोनाउन को हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा। तो उसको कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए फिर वर्ब से पहले सब्जेक्ट चाहिए। जो वर्ब से पहले आना चाहिए उसको आप वर्ब के बाद लिख देंगे। तो फिर वर्ब से पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम है कि सब्जेक्ट के को यूज किए बिना या सब्जेक्ट के बिना आप कोई वर्ब नहीं लिख सकते। तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब का सब्जेक्ट है और उसको आप ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं, तब आप इमेजिनरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। तो तुमने ही तो कहा था, तो इट वॉज यू हु सेड इट टू मी। इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। तुमने ही तो मुझे उकसाया था, तो इट वॉज यू हु इनसाइटेड मी। तो इसी तरह से इट वॉज यू हु फर्स्ट मेड द ऑफर, यानी तुमने ही तो मुझे यह ऑफर पहली बार दिया था। अब उस ऑफर को मैंने स्वीकार कर लिया और फिर उससे मैं आगे बढ़ता गया तो आज ये स्थिति हो गई। इसी तरह से इट वॉज आई हु फर्स्ट पॉइंटेड आउट द मिस्टेक, मैंने ही तो पहली बार गलती को पॉइंट आउट किया था या इस मिस्टेक को या इस गलती को पॉइंट आउट किया था। तो इट वॉज आई हु फर्स्ट पॉइंटेड आउट द मिस्टेक।
या हो गया। तो यानी कि यहां जो आई था, आई पॉइंटेड आउट द मिस्टेक, आई पॉइंटेड आउट दिस मिस्टेक फर्स्ट, यह ये सेंटेंस था। अब इस आई को हमने कहा कहा वॉज के बाद में, जब वॉज के जो वॉज का सब्जेक्ट था आई, उसको हमने वॉज का ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बना दिया, तो हमको वॉज के पहले सब्जेक्ट की जरूरत थी, उस सब्जेक्ट की जरूरत इट से पूरी हो जाती है। यानी ऐसे समझिए इट एक ऐसा डमी सब्जेक्ट है जब कहीं हमको एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं मिलता है, हालांकि ऐसा पैसिव वॉइस में हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हमको कहीं एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं मिलता है तब हम वहां इट को लगा देते हैं, एक ये डमी होता है, ऐसे आप मान लीजिए। जैसे कई बार हमारे अब तो नहीं होता है, लेकिन पहले जब साइकिल में कहीं कुछ हमारे चलते थे गांव में, साइकिल में कहीं कुछ हो जाता था तो ये आसपास से लकड़ी उठा करके जगह जगह पर वो अगर कोई कुछ भी हिल रहा है, कोई चीज प्रॉब्लम कर रही है, मतलब तमाम समस्याओं के लिए वो लकड़ी ही कोई न किसी प्रकार से आसपास से उठा करके, अगर साइकिल पंक्चर नहीं है तो बहुत सारी स्थितियों में वह लकड़ी काम कर जाती थी अनेकों प्रकार से। कहीं कुछ हिल रहा है तो लूज हो गया तो, या कुछ मतलब कोई भी समस्या कोई आगे उसमें, तो वो लकड़ी कई बार काम कर जाती थी और हमें हमारे घर तक पहुंचा देती थी। उसी तरह से इट है, इट जो है एक बहुत वैसी भाषा में कहें तो जुगाड़ है कि अगर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है या एक प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं, तो इमेजिनरी सब्जेक्ट इट लगा करके हम अपने बात को कह सकते हैं। तो इट वॉज दिस प्लेस वेयर वी मेट फर्स्ट, यहाँ भी वी मेट एट दिस प्लेस, ये है सेंटेंस। लेकिन अब चूंकि दिस प्लेस को हमको एम्फसाइज करना है तो हमको वर्ब के बाद कहना पड़ेगा, और इस जब वर्ब के बाद कहेंगे तो हमें यहां भी इट की जरूरत पड़ेगी। इट मस्ट बी फूलिश मैन हु हैज बीन चीटेड ट्वाइस बाय द सेम मैन। तो यहां भी हम किसको, फूलिश मैन को, हम जो मैन नाउन है उसके साथ फूलिश एडजेक्टिव जोड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या करना चाहते हैं, एम्फसाइज करना चाहते हैं। तो यहां हमने इट कह करके संबोधित किया और उसके बाद हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, इस मैन को, फुलिश मैन को। तो इस तरह से यहां भी इमेजिनरी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग हो जाता है। एंड इसके बाद है फॉर एन इमेजिनरी और अनसर्टन नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। तो देखिए जिस तरह से अभी हमने इमेजिनरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, वैसी ही कहानी इम्पर्सनल वर्ब की होती है। यानी अभी तक जो हमने इमेजिनरी सब्जेक्ट के रूप में जब हम यूज कर रहे थे इट को, तो वहां भी बार बार हम यही कह रहे थे कि जब सब्जेक्ट अवेलेबल ना हो, जब सब्जेक्ट अवेलेबल ना हो, जब सब्जेक्ट अवेलेबल ना हो, तो उसी तरह से यहाँ इम्पर्सनल वर्ब को पहले समझना चाहिए। इम्पर्सनल वर्ब क्या होती है? इम्पर्सनल वर्ब वह होती है जिसका अपना कोई सर्टन सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि चोरी करने के लिए जो सर्टन, चोरी करना, उसका सर्टन सब्जेक्ट होता है चोर, ठीक है। इसी तरह से मरम्मत करने का निश्चित सब्जेक्ट होता है मिस्त्री। इसी तरह से पढ़ाना, तो पढ़ाने का निश्चित सब्जेक्ट होता है टीचर। इसी तरह से हंसना, तो उसका भी निश्चित सब्जेक्ट होता है हंसने वाला, यानी हम, तुम, वे। इस तरह से किसी राजू, रहीम, रमेश, दिनेश, रानी, रीना, रामवती, राखी, इस तरह से रश्मि, कोई न कोई इस तरह से निश्चित सब्जेक्ट है हंसने के लिए। खाना, भोजन करना, वहां भी कोई न कोई, भोजन करने के लिए भी कोई न कोई निश्चित सब्जेक्ट है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका कोई निश्चित सब्जेक्ट नहीं होता, यानी वो वर्ब्स होती हैं वो नेचर के कारण, विज्ञान के प्रभाव के कारण वो काम खुद ब खुद होते हैं, उनके लिए कोई निश्चित व्यक्ति या कोई निश्चित चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो ऐसे वर्ब्स को हम इम्पर्सनल वर्ब्स कहते हैं। और बिना सब्जेक्ट के आप कोई सेंटेंस नहीं लिख सकते, बिना सब्जेक्ट के आप कोई वर्ब नहीं लिख सकते, तब फिर आपको ऐसे स्थिति में सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तब उन इम्पर्सनल वर्ब्स के लिए भी आप इट का प्रयोग कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहली वर्ब है ऐसे स्थिति में रेंज। जैसे वर्षा होती है,
तो जैसे मैंने कहा रश्मि हंसती है, रश्मि खाना पकाती है, चोर चोरी करता है। तो यहाँ इनका निश्चित सब्जेक्ट है कि कौन चोरी करता है, चोर। लेकिन बारिश कौन करता है, तो बारिश करने का कोई के लिए कोई एक कारण कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या एक चीज कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसे नहीं हम कह सकते कि वर्षा वर्षा करती है, या सूर्य वर्षा करता है, या हवा वर्षा करती है। वर्षा करने के लिए बहुत सारे फैक्टर है, जिसमें सूर्य भी फैक्टर है, जिसमें कि हवा भी फैक्टर है, जिसमें वर्षा मतलब पानी खुद फैक्टर है, टेम्परेचर खुद फैक्टर है। तो इन सब के प्रभाव से वर्षा होती है। कोई ऐसा नहीं कह सकते कि फला चीज वर्षा करती है। जैसे हमने कहा रश्मि खाना पकाती है, राजेश नाचता है, रेखा हंसती है, राजू रोता है, राजू खेलता है, राजू पढ़ता है। तो इस जिस तरह से ये रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्ट्स है और सर्टन सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा इनका कोई इम्पर्सनल वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। तब हम कहते हैं इट रेन्स। इसी तरह से इट थंडर्स, यानी मतलब गड़गड़ाहट होती है तो इट थंडर्स। बर्फ पड़ती है तो बर्फ पड़ने की अंग्रेजी तो स्नो ही हो गया। अब उसका वर्ब क्या होगा, तो इट स्नोज। इसी तरह से हवा चलती है, हवा चलने की अंग्रेजी ही पूरी ब्लो हो गई, तो अब उसका सब्जेक्ट क्या होगा, तब वहां पर हमने इट को फिट कर दिया। जैसे अभी मैंने कहा था कि हम साइकिल जब चलाते थे, गांव में थे, अब कहीं जंगल में या खेतों में इधर उधर एक गांव से दूसरे गांव के बीच में भी डिस्टेंस कम से कम 3 किलोमीटर की तो होती है। अब ऐसी स्थिति में या और उस समय पैसे भी नहीं होते थे, तो उस समय ऐसी स्थिति में खत्म कहीं कोई समस्या आ गई तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम कोई कोई क्यों ना हो, ज्यादातर प्रॉब्लम कोई ना कोई लकड़ी कहीं ना कहीं ठूंस टांस करके एडजस्ट करके, या फिर आसपास कोई धागा पड़ा हुआ है रास्ते में, कोई कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है उससे वो बांध सकते, तो फिर वो बांध भी दिया करते थे। जहां खराब होती थी साइकिल वहीं कोई ना कोई ऐसी चीज मिल ही जाती थी। तो द थिंग इज कि इसी तरह का एक इट है। तो इम्पर्सनल वर्ब यानी कि जिनका अपना कोई निश्चित, जैसे अंधेरा होता है, यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब मैं कोई नियम नहीं है, लेकिन हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस में होता है शब्द अधिकांशतर आता है। जैसे वर्षा होती है, गड़गड़ाहट होती है, हालांकि बर्फ गिरती है कहते हैं, हवा चलती है कहते हैं, लेकिन अंधेरा होता है, सुबह होती है, शाम होती है, दोपहर होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां होती है, होते हैं शब्द आ रहा है और उनका कोई निश्चित सब्जेक्ट नहीं है। अब सुबह होती है, कौन करता है सुबह, तो नहीं पता, तो इट इज मॉर्निंग, इस तरह से कहते हैं ना। तो ऐसे वर्ब्स के लिए हमेशा इट का प्रयोग किया जाता है। इट डार्कन्स, अंधेरा होता है, इट डार्कन्स, हवा चलती है, इट ब्लोज। ठीक है। अब इसी तरह से समय मतलब ऐसे इस इट कम्स टू मी, अब कौन पता नहीं, बट इट कम्स टू मी, तो इस तरह से हम कहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। ठंड होती है तो इट इज कोल्ड, ठीक है, ठंड है तो इट इज कोल्ड। अब यहां दिस नहीं कह सकते, हालांकि दिस पर हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन दिस को ऐसा नहीं, दिस वो वहां होता है जहां हम पकड़ के खड़ा कर सके, जिसकी तरफ उंगली करके कह सके यह फला चीज है, दिस इज व्हाइट, हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन ऐसी अब कोई ठंड कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको पकड़ के हमें ऐसे कह सके दिस इज कोल्ड, तो इसलिए इट इज कोल्ड। अब कहाँ है पता नहीं, वो हम महसूस कर रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रही। तो इट इज कोल्ड, इट इज नून, इट इज सनशाइन, इट इज इवनिंग, हम इस तरह से कहते हैं। तो यानी कि जिनका कोई एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पर हम इट को लगाते हैं, और इन्हीं ऐसी ही वर्ब्स को जो होती तो है लेकिन उनका कोई निश्चित सब्जेक्ट नहीं है, तो उन सब के लिए इट बना हुआ है, भगवान ने या अंग्रेजों ने इट बना दिया है, इट को आप वहां कह दीजिए, ठीक है। एंड फॉर रेफरिंग टू वेदर और टाइम, जैसा कि अभी यहाँ इट थंडर्स, इट स्नोज, ये भी क्या है, ये भी वेदर को ही दर्शाने वाली वर्ब्स हैं। तो इसी तरह से वेदर और टाइम को भी रिफर करने के लिए या उसके विषय में बात करने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे 9 बजा है, तो क्या है 9 बजा है, कैसे बजा है 9, तो इट इज 9 o'clock। अब बजा है कि तो कोई अंग्रेजी होती नहीं है ना,
तो बजा है तो हम कहते हैं, लेकिन बजा है की कोई अंग्रेजी नहीं होती। हिंदी में भी बजाए का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन इट इज 9 o'clock, इट इज 10 o'clock। तो टाइम को रेफर करने के लिए इसी तरह वेदर का इट इज अ फाइन वेदर, इट इज अ गुड वेदर, इट इज सनशाइन टुडे, इट इज कोल्ड, इट इज हॉट टुडे। तो इस तरह से वेदर को बताने के लिए भी और टाइम को बताने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है इट इज अ फाइन वेदर, इट इज 9 o'clock, इट इज विंटर, इस तरह से, और इट इज 2:30। तो यह हमने टाइम को भी इंडिकेट या रेफर किया यहाँ पर। इसके बाद फिर है आगे अगला पॉइंट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये हम कैसे डिसाइड करें दिस और इट, इनमें से हम कैसे यूज करें। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए, इसको मैं पढ़ता हूँ। अ डिफिकल्टी ऑफन अराइजेज विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ दिस और इट इन अ सेंटेंस। हमेशा यह डिफिकल्टी आती है कि दिस का यूज करें या फिर इट का यूज करें किसी सेंटेंस में। कहीं पर दिस का यूज करें या इट का यूज करें, यह समस्या हमेशा आती है। तो इट हैज बीन मेड एम्पली क्लियर अबव दैट इट इज ओनली एन इमेजिनरी नॉमिनेटिव while this is a real nominative or gives some definite reference or information about the real nominative। तो यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर बता दिया गया है बार बार कि इट जो है वो एक इमेजिनरी नॉमिनेटिव है, यानी इमेजिनरी सब्जेक्ट है। इमेजिनरी सब्जेक्ट के रूप में, इमेजिनरी सब्जेक्ट के रूप में काम आने वाला शब्द है इट। वाइल दिस इज अ रियल नॉमिनेटिव, जबकि दिस क्या है, रियल नॉमिनेटिव है, यानी कि रियल सब्जेक्ट है। जैसे मैंने कहा ठंड हो रही है, तो मैंने कहा आपको कि ठंड कहीं आसपास कोई चीज हो किसी तरह की, तो उसको पकड़ के दिखा दिया जाए कि ये ठंड है, तो ये पकड़ के तो दिखा नहीं सकते हम सिर्फ ये हमारे कहने का मतलब ये है कि एक फील हो रही है, तो इसलिए हम वहां पर नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। यानी कोई रियल चीज होती है, वास्तव में अस्तित्व में कोई चीज है, तो उसके लिए हम दिस यूज करते हैं। तो इट जो है एक इमेजिनरी सब्जेक्ट है, जबकि दिस इज अ रियल नॉमिनेटिव, जबकि दिस क्या है, ये रियल सब्जेक्ट होता है। और गिव्स सम डेफिनेट रेफरेंस और इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल नॉमिनेटिव, यानी अर्थात या तो यह रियल सब्जेक्ट अपने आप में होता है, जैसे मैंने कहा दिस बॉय, तो इसका मतलब वह बॉय मेरे पास में खड़ा है। दिस का मतलब नियर टू मी, सीधी सी बात है, द समथिंग नियर टू मी, इसको हम कहते हैं दिस। दूसरी बात, जब भी हम ये जो दिस और दैट होते हैं, ये इनको हम पॉइंट आउट करने वाला प्रोनाउन कहते हैं। इसका अभी देखिए नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इनको कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अगर किसी नाउन के साथ यूज करते जैसे दिस बॉय, तो यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और मैंने कहा दिस इज, यहां ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी दिस और दैट, दीज, दोज। अगर इनको हम किसी नाउन के साथ यूज करते हैं तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, और अगर हम इनको इंडिपेंडेंट यूज करते हैं जैसे दिस इज, दीज आर, दैट इज, दोज आर, तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब यह होता है जिसकी तरफ हम उंगली करके पॉइंट आउट कर सकें। हम कहते हैं वह बस, इस तरह से आपको किसी मतलब वह भी कहते हैं, और साथ ही साथ उंगली से हम पॉइंट आउट भी करते हैं कि इस दिशा में देखो, मेरी उंगली की दिशा में। अब वह लड़का, अब 4-5 कई लड़के हैं या आसपास कई लड़के हैं, तो कोई भी व्यक्ति देखेगा आपकी उंगली की तरफ देख करके डिसाइड करेगा कि आप कौन से लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। वह लड़का, वह साइकिल, वह स्कूटर, वह रेल। तो सपोज करिए कई रेल हैं आपके पास, आपके आसपास, या चित्र है, उस चित्र में कई रेल हैं और आप कहना चाहते हैं वह रेल, तो तब आप उंगली से इशारा करते हैं आप। तो दिस जो होता है एक ऐसा
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, तो ये रियल सब्जेक्ट के बारे में, जब इसके आसपास कोई चीज होगी तभी तो कहेंगे दिस बॉय, दिस पेन, दिस पेपर वेट, दिस मोबाइल, दिस बुक, दिस लैपटॉप। ये जब मेरे पास है लैपटॉप तभी तो मैं कहूंगा दिस लैपटॉप, जब होगा ही नहीं तो मैं कैसे कहूंगा दिस लैपटॉप। तो दिस जो है वह रियल नॉमिनेटिव है और गिव्स सम डेफिनेट रेफरेंस और इंफॉर्मेशन, या फिर कोई निश्चित जानकारी हमको देता है अबाउट द रियल नॉमिनेटिव, किसी रियल सब्जेक्ट के बारे में। या तो ये खुद ही रियल सब्जेक्ट होता है दिस, और अगर खुद रियल सब्जेक्ट नहीं होता है तो किसी रियल सब्जेक्ट के विषय में हमको कोई निश्चित जानकारी हमको देता है दिस। तो दिस इज यूज्ड टू गिव द नेम, इंट्रोडक्शन और एनी अदर इंफॉर्मेशन अबाउट समवन। इस तरह से दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना, कोई इंट्रोडक्शन देना या उस व्यक्ति का नाम बताना, इसके लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का नाम बताना, उसका इंट्रोडक्शन देना, या फिर उसी व्यक्ति के विषय में कोई दूसरी सूचना देना, इस चीज के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अभी कहूं दिस इज राम सिंह ऑन दिस प्रोग्राम, ऑन दिस जो भी है आगे मैं कहूं कि दिस इज राम सिंह ऑन ऑल इंडिया रेडियो, इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम इंट्रोड्यूस किया, तो इस तरह से दिस का प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड ओनली फॉर वेदर, सीजन, टाइम और सम इम्पर्सनल सब्जेक्ट। तो रियल सब्जेक्ट्स के लिए तो दिस यूज किया जाता है, लेकिन इट का प्रयोग, इट इज यूज्ड ओनली फॉर वेदर, इट का प्रयोग केवल वेदर के लिए किया जाता है, सीजन के लिए किया जाता है, टाइम के लिए किया जाता है, या फिर इम्पर्सनल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। इम्पर्सनल सब्जेक्ट मतलब ऐसी वर्ब्स जिनका कोई रियल सब्जेक्ट नहीं है, उन वर्ब की सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। इम्पर्सनल सब्जेक्ट का फिर से देख लीजिए, ऐसी वर्ब्स जिनका कोई एक्चुअल और रियल या डेफिनेट सब्जेक्ट नहीं होता है, उन वर्ब्स के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब अधिकांशतर, हर अब सभी में नहीं, लेकिन होता है आ रहा हो, किसी सेंटेंस में होता है एंड उसका होता है भी आ रहा हो, फिर भी कोई उसमें सब्जेक्ट न मिल रहा हो, तब इसका मतलब है कि वहां पर इम्पर्सनल सब्जेक्ट इट का प्रयोग होगा। ऐसा एक आप मतलब एक सलाह मान सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। दिस रिफर्स टू अ पर्सन, थिंग, एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और क्वालिटी और नियरनेस और क्लोजनेस। तो दिस जो है वो रेफर करती है किसको रेफर करती है? रेफर करने का अर्थ होता है यहाँ के अर्थ बताती है, या संबंध रखती है, या इंगित करती है, या इशारा करती है। तो टू अ पर्सन, किसी पर्सन की ओर इशारा करती है, या किसी वस्तु की ओर इशारा करती है, या फिर किसी एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और क्वालिटी की ओर इशारा करती है, यानी किसी निश्चित सूचना या गुण की ओर इशारा करती है, या नियरनेस नजदीकी, या क्लोजनेस उसका भी मतलब नजदीकी होता है, या किसी नजदीकी की ओर इशारा करता है। जो दिस है, दिस जो रेफर करता है वो किसी पर्सन को, व्यक्ति को रेफर करता है, या से संबंध बताता है, या किसी चीज से संबंध बताता है, या किसी निश्चित सूचना या फिर निश्चित गुण की ओर इशारा करता है, या फिर नियरनेस, क्लोजनेस यानी कि नजदीकी की ओर इशारा करता है दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ब्रदर, तो ब्रदर रियलिटी में है, यहां कोई इमेजिनरी चीज नहीं है, ब्रदर सामने है, दिस इज माई ब्रदर। दिस इज काउ, तो यहां भी हमने उंगली का इशारा किया, पॉइंट आउट किया और कहा दिस इज काउ, तो यानी काउ रियलिटी में है। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, तो यहां दिस इज ऑल इंडिया रेडियो यानी जहां पर मैं बैठा हूं वह क्या है? ऑल इंडिया रेडियो है।
मेरे चारों तरफ। तो दिस इज ए रियलिटी, ये एक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि मैंने कोई 1 घंटे लेक्चर दिया है तब फिर मैंने कहा दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, यानी ये मेरा पॉइंट दृष्टिकोण है या मेरा विचार है या मेरी भावना है। तो सब कुछ इंट्रोड्यूस करने के बाद दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू हमने कह दिया। तो यानी जो मैंने 1 घंटा जिस पर भाषण दिया है तो वो तो सबने सुना ही है, तो दिस इज, ये क्लोजनेस हो गया, है ना। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा विचार है, तो वो क्या है, रियलिटी है, वो मैंने वास्तव में कहा है सब कुछ। दिस इज 351557 टेलीफोन नंबर है, तो ये भी वास्तव में है, तो इसलिए इसके साथ हमने क्या लगाया, दिस लगाया, ना कि हमने कुछ और लगाया। तो इस तरह से दिस और इट में हमको यह अंतर महसूस करना चाहिए। यह जो पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ स्क्रीन पर जैसा कि देख सकते हैं, ये प्रोनाउन पार्ट का ये हिस्सा है, उसमें से इतना मैंने लेकर अलग से रेमेडियल ग्रामर के लिए एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके बाद भी यदि कोई क्वेश्चन इट और दिस को लेकर के रहता है तो फिर अपने उस क्वेश्चन को कमेंट्स बॉक्स पे बताया जा सकता है, आप बता सकते हैं, या प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021@gmail.com पर आप अपनी बात मुझे भेज सकते हैं। आपकी किसी भी प्रश्न का यथासंभव निराकरण किया जाएगा। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल एंड बाय बाय।